हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। दो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के यहाँ पर आइसोबार्स और आइसोटोन्स वगैरह हम लोग देख चुके हैं। नाउ हमारी अगली हेडिंग है दैट इज क्लासिकल एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन मॉडल्स में सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन को बच्चों मैसिव पार्टिकल के फॉर्म में समझा गया है। इलेक्ट्रॉन को एक बड़ा पार्टिकल समझा गया है, इस तरीके से मॉडल दिए गए। तो पहला मॉडल है जे थॉमसन का मॉडल दिया हुआ है। जे थॉमसन ने दिया था, इन्होंने कंपेयर्ड किया था इस मॉडल को वाटरमेलन के साथ। वाटरमेलन में मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो ये जैसे वाटरमेलन को आप काटते हो पीस, तो यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रीट मास होता है। ये डिस्क्रीट मास जो रेड रेड कलर का देखते हो जिसे आप खाते हो, इसको इन्होंने कहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्क्रीट रहता है इसमें। और इसी के साथ इन्होंने बताया था जे थॉमसन ने कि यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक कलर के सीड धसे हुए होते हैं वाटरमेलन में, ये कुछ नहीं है बट इट इज अ नेगेटिव चार्ज और द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन से इनकी तुलना की थी और इनके अलग अलग नाम भी इन्होंने दिए थे। तो अलग अलग नामों में जाना जाता है बच्चों, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल के नाम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल की ओर। ये फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर न्यूक्लियस की बात किसी ने की थी तो वो रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया था। रदरफोर्ड ने इसके लिए किया क्या था पहले वो आप जानिए। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल की इसमें हेल्प ली गई थी, जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स जैसे पोलोनियम वगैरह से ये प्रोड्यूस किए जाते थे। ये रेडियम से या लेड से, लेड चैम्बर में इनको रख करके थिन फॉइल्ड ऑफ गोल्ड जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर की थी उसको छोड़ा गया था। इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड की ये फॉइल रखी, गोल्ड की फॉइल पे यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बम्बार्डमेंट कराई। तो बम्बार्डमेंट कराई जब अल्फा पार्टिकल की, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सीधे निकल जाते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन। तो कुछ तो इन्होंने इससे जानकारी निकाली कि विदाउट डिफ्लेक्शन अगर निकले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लाखों में से कोई एक पार्टिकल, बच्चों याद रखिएगा, कोई एक पार्टिकल सीधे जाता है और सीधे जाकर के 180 डिग्री पर वापस आ रहा है, एकदम डायरेक्ट वापस आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपके पास एक प्रकार का पॉजिटिव पार्टिकल है। याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है और यहाँ पर न्यूक्लियस भी आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब न्यूक्लियस के पास गया होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल किया होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करने से चार्ज से ये 180 डिग्री पर वापस आ गया होगा। ये यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ किया गया। तो न्यूक्लियस की खोज हुई, बाद में पाया गया कि हाँ वाकई में एटम में जो उसका मास है अधिकतर उसके कोर पार्ट में होता है, दैट इज कि न्यूक्लियस में होता है। और जैसा कि आज आप जानते हैं कि अगर हम लोग एटम को देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन है वो ज्यादा हैवी है और प्रोटॉन बच्चों कोर पार्ट में पाया जाता है एटम के, दैट इज न्यूक्लियस पार्ट में पाया जाता है। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आपके पास क्या बने? रिजल्ट्स जो ऑब्टेन्ड हुए, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट विच इंडिकेट मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एन एटम इज वैकेंट। तो ज्यादातर एटम का पार्ट क्या है बच्चों? खोखला है, वैकेंट है, खाली है। देखिए यहाँ पे एटम, न्यूक्लियस ये अगर बीच में है तो न्यूक्लियस के किनारे किनारे ऑर्बिट है, तो ये स्पेस पूरा खाली है। तो इस स्पेस की वजह से यहाँ पर आराम से अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन निकले जा रहे थे। यहाँ पर ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। और बताइए, a very few alpha particles suffer a deflection which indicate that positive charge is present। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब ये समझ में आ रहा था कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जरूर पाया जा रहा है, तभी डिफ्लेक्ट हुए हैं, वरना तो डिफ्लेक्शन का कोई कारण नहीं बनता है। वन और टू अल्फा पार्टिकल, एक या एक से ज्यादा, मतलब एक या दो पार्टिकल हैवी डिफ्लेक्शन शो करते हैं, जो कि शो करते हैं कि टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड है एक स्मॉल स्पेस में, और इस स्मॉल स्पेस का नाम दिया गया बच्चों बाद में न्यूक्लियस। क्लियर है? तो यहाँ न्यूक्लियस की खोज हुई रदरफोर्ड मॉडल में। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बताया अगली बात कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका बीच में पाया गया बच्चों, और न्यूक्लियस के किनारे किनारे यहाँ पर इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऐसे इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के किनारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे। तो बोहर इन्होंने ये बता दिया था कि न्यूक्लियस के किनारे जो है, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के किनारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। परंतु बोहर ने पॉइंटेड आउट किया
अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल के काम पे। इन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, तो आपको पता है कि कोई भी चीज अगर यहाँ पर रिवॉल्व करती होती है, सर्कुलर मोशन में करती होती है, तो उसका सर्कुलर मोशन क्या होता है, लगातार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज अगर टाइम के साथ आप देखते हो, तो आप कहते हो एक्सिलरेटेड मोशन होता है। और एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके से एक्सिलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर यहाँ प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से उसकी एनर्जी में लॉस आएगा। और एनर्जी अगर लॉस होगी, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करता 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 स्पाइरल शेप होता होता ऐसे इस तरीके से अंदर जंप कर जाएगा। और जब निगेटिव चार्ज आकर के पॉजिटिव से भिड़ेगा, तो स्पार्किंग होगी। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया गया कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस its orbit should become smaller and finally it should drop into the nucleus, but this does not happen। तो वास्तव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यानी रदरफोर्ड का कहीं ना कहीं मॉडल जो है पूरी तरीके से सत्य नहीं हो रहा था। जो इन्होंने बात बताई कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वो बात यहाँ पर ये अपनी प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। तो रदरफोर्ड्स के गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट ने कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां पर फेल हो गया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन आती है, लाइमन सीरीज आपने पढ़ा होगा, बामर सीरीज, पास्टियन सीरीज, ये जो सीरीजेस बनती हैं, स्पेक्ट्रम बनते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले भी हैं, इन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमें एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी और उस मॉडल का नाम रखा गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि ये बोहर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बताते हैं कि इन्होंने अपनी रेडियस दी थी, वेलोसिटी बताई थी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात की थी। देख लेते हैं। तो बोहर हैज प्रपोज्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इनके मॉडल का नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन कहां तक एक्सेप्ट किया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। रदरफोर्ड के मॉडल को इन्होंने केवल और केवल न्यूक्लियस तक के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। इन्होंने बात कर ली, तो इन्होंने बात ये एक्सेप्ट की कि हाँ, रदरफोर्ड ने जो ये बताया था कि जो एटम का मास होता है वो सेंटर्ड होता है और उसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्या कहते हैं, तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी बताती है कि डेफिनिट इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे, यहां पर मैं आपको ड्रा करके बताता हूं कि अगर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के किनारे किनारे बहुत सारी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, है ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पाई जा सकती हैं। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी कहती है कि डिफाइंड इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं न्यूक्लियस के किनारे किनारे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रिवॉल्व करता है, उन्हीं डिफिनिट एनर्जी लेवल में पाया जाएगा विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी शेल होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से रिवॉल्व कर रहा होगा? तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए उन्होंने बताया कि एनर्जी लेवल्स का मतलब ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स का मतलब आप यहां पर बच्चों समझेंगे ऑर्बिट से। तो ऑर्बिट्स इन विच इट्स, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के। अब h यहां पर क्या है बच्चों, h आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और 2 का मतलब क्या हो जाता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। बोलिए जल्दी, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 2 का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना, मतलब पूरा रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पूरा इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो इन्होंने कहा कि जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज mvr इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। तो h/2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, n से, और n को यहाँ पर कहते हैं बच्चों इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर समझते हो, हाफ नहीं मतलब कंप्लीट नंबर, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, है ना। यहां पर हम लोग बच्चों h/2 की जगह सीधे सीधे इस तरीके से हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे h बनाइए और इसको ऊपर से ऐसे कट कर दीजिए, इसे हम लोग डायरेक्ट के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्ट की वैल्यू क्या होती है, h/2, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, दीज डिफिनिट एनर्जी लेवल्स आर नेम्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो डिफिनिट एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम बच्चों स्टेशनरी ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से, या शेल के नाम से, या ऑर्बिट के नाम से, या मेन एनर्जी लेवल के नाम से जान सकते हैं। और इसको क्वांटम नंबर में हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से याद कर लीजिए, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और रिवॉल्व करते हैं अपने ये एंगुलर मोमेंटम nh/2 के उससे,
तो ये क्या कहलाते हैं, इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बोलेंगे, शेल बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे या मेन एनर्जी लेवल बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। तो बोहर का मॉडल किसके लिए सही है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सही होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, हाइड्रोजन एटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी इज क्वांटाइज्ड। बोहर ने ये बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr होता है, ये क्वांटाइज्ड कैसे है वो मैं दिखा देता हूं। nh अपने इन्होंने प्लांक कांस्टेंट की थ्योरी को अपनाया, तो h अपॉन 2 पाई। अब n की वैल्यू आप अगर 1 डालते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा 1h अपॉन 2 पाई, और n की वैल्यू अगर 2 डालते हो तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई। तो पाई पाई कट 2 कट जाएगा तो हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। फिर n की वैल्यू जब 3 डाल दोगे तो 3h अपॉन 2 पाई, फिर 4h अपॉन 2 पाई, 5h अपॉन 2 पाई, 6h अपॉन 2 पाई, ऐसे करते हैं। तो आप देखिए जाकर के कि क्या हो रहा है, यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किस पे अल्टीमेटली डिपेंड कर रही है, n पे डिपेंड कर रही है। n के बदलने से ये वैल्यू पूरी पूरी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्वांटाइज्ड है। क्वांटा माने होता है नंबर, है ना, कुल मिलाकर के, तो क्वांटाइज्ड हो रही, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है n की। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स एनर्जी लेवल बाय लॉस और गेन ऑफ डिफिनिट एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉन देखिए बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये आपकी ऑर्बिट्स पाई जा रही हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जा रहे हैं, यहाँ पर पाए जा रहे हैं, यहाँ पर पाए जा रहे हैं, वो क्या यहीं पर रह सकते हैं या अगली ऑर्बिट में जा सकते हैं? आप लोग आंसर बताइए बच्चों, अगली ऑर्बिट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, या जो हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हायर ऑर्बिट में मौजूद होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या लोअर एनर्जी में भी आ सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी लेवल के बराबर एनर्जी दी जाए। ये जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों के बीच में, इस डिफरेंस के बराबर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन जंप करके इस हायर ऑर्बिट में आ सकेगा, अथवा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर जितना डिफरेंस है उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से लेनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में जा सकेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है? बाय लॉस, वरना तो लॉस करेगा, लॉस करने के बाद वो लोअर ऑर्बिट में जाएगा, अथवा तो लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और अपन एनर्जी में आ जाएगा, मतलब डेफिनेट एनर्जी को गेन करके। तो यानी इस एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो बाद में पाया गया कि ये जो दोनों सेल या जिस भी एनर्जी लेवल के बीच का आप डिफरेंस ले रहे हो, मान लीजिए आपने फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच एनर्जी लेवल देख लिया डिफरेंस, या आपने फर्स्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट, तो वो एनर्जी लेवल हो जाएगा। मतलब अगर आप फोर्थ और फर्स्ट एनर्जी के बीच देख रहे हो डिफरेंस, तो E4 माइनस E1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका बच्चों Hc बाई लेमडा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस हो गया डेल्टा E इक्वल्स टू Hc बाई लेमडा, जहां पे लेमडा आपका वेवलेंथ है, ठीक है, लेमडा आपका हो जाएगा बच्चों वेवलेंथ, ठीक। चलिए, तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। इससे क्या हुआ, इससे दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जा सकता है, तो वहां पर हम लोग स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, अथवा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, इमिट करेगा, स्पेक्ट्रम को इमिट करेगा। कब इमिट करेगा? जब वो लॉस करेगा एनर्जी का। तो जब लॉस करेगा एनर्जी का तो एमिट करेगा स्पेक्ट्रम को और वो लोअर ऑर्बिट में जाएगा। तो बट दिस स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली फॉर, तो इस स्पेक्ट्रम को हम बच्चों किसके लिए सत्य माने, किसके लिए सत्य माने? तो हमें बोहर्स ने बताया हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या हुआ कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब बताइए हीलियम में कितना होता है? हीलियम में 2 होते हैं, तो हीलियम में अगर 2 होते हैं तो प्लस लगा दिया, तो यहाँ पर कितने बचे? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, हीलियम में 2 होते हैं, देखिए 2 होते हैं, एक प्लस लगाया तो हो जाएगा 2 माइनस 1, दैट इज एक ही बचेगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यानी हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए ये बात सत्य है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए हम स्पेक्ट्रम को सही मानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए? बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो जी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को बता नहीं पा रहा था। देखिए सभी के एटॉमिक मॉडल में कुछ ना कुछ खामियां जरूर है, तो यहाँ पर किसी का भी परफेक्ट बहुत नहीं है। यहाँ पर बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है, बोहर का एटॉमिक मॉडल यहाँ पर फेल हो जाता है कि जी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं बता पा रहा है कि जी-मैन इफेक्ट किस तरीके से हो रहा है या स्टार्क इफेक्ट क्या हो रहा है। अब जी-मैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग देखिए।
यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास ये लाइंस है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास थी इस तरीके से थी, एकदम मिली जुली, है ना। तो स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइन की जब हम रखते हैं इसको इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये लाइंस हमें इस तरीके से मिल जाएंगी। कब मिल जाएंगी, जब हम इनको रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई की, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर देखिए ये जो स्पेक्ट्रल लाइन पहले बहुत पास पास थी, एकदम से दूर दूर हो गई, हमें स्पेक्ट्रम एकदम क्लियर दिखने लग गया। तो इस इफेक्ट को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट बच्चों। ठीक है, इसे स्टार्क इफेक्ट को नाम से जानते हैं। तो जरा पढ़िए, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती हैं तो इसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और यही इफेक्ट आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगा करके क्या लगा दें, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड को ले लीजिए बच्चों। अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ऐसा काम कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो स्पेक्ट्रल लाइन को, तो इस इफेक्ट को फिर हम कह देंगे बच्चों जीमान इफेक्ट। ठीक है ना, तो जीमान इफेक्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, याद रखिएगा। तो ये पूछा भी जा सकता है आपसे, व्हाट इज द स्टार्क इफेक्ट, व्हाट इज द जीमान इफेक्ट। सीबीएसई में भी पूछा गया है कई बार, और इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है नीट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बोहर मॉडल जो हाइड्रोजन एटम का है, कंट्राडिक्ट करता है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अभी हाइजेनबर्ग का हम लोग बच्चों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधी है ना। हाइजेनबर्ग कुछ और कहते हैं और बोहर का एटॉमिक मॉडल कुछ और कहता है, दोनों बातों में विरोधाभास नजर आता है, इसलिए ये भी आपको थ्योरी में याद करना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट किसके बारे में है, अगला पॉइंट है रेडियस वेलोसिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोगों ने देखा बच्चों, हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के सेंटर से हम ऑर्बिट तक की दूरी नापे तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, रेडियस कहेंगे। तो जिस रेडियस में इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वहां से उसकी कुछ ऑर्बिट में आपकी रेडियस तो होगी, तो उस रेडियस को कैसे नापा जाए, उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो सीजीएस यूनिट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये रेडियस किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे एच आयन, हाइड्रोजन एटम, He+ आयन, बेरिलियम +3 आयन, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन पे तो 1 है, हीलियम में 2 होते हैं तो 2 - 1 1 आ जाएगा, बेरिलियम में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन तो 4 - 3 तो इक्वल्स टू 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ही ये स्पेक्ट्रम वगैरह सही माने गए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर रेडियस देखिए, रेडियस का फॉर्मूला क्या दिया गया है, तो रेडियस का फॉर्मूला गया है nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब कोई भी ऑर्बिट हो, n का मतलब आपका पास हो सकता है n = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या दिया गया है, n² h², 4 नीचे में 4π² e² mz। यहाँ पे मैं बताता हूँ, n है आपका इंटीग्रल में ट्रिपल, मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वहां वो नंबर आप रखेंगे। h है आपका प्लैंक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है ही, ये एलिमेंट्री चार्ज है E, और m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और z है आपका दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे दैट इज, अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, n² को कांस्टेंट ले लीजिए और z को ले लीजिए। इसकी वैल्यू हम अलग से रखेंगे, नॉन कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो सब कांस्टेंट की वैल्यू रखने पे जो हमारे पास r का फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला बनता है 0.529 इंटू n²/z, और ये वैल्यू आती है हमारे पास एंगस्ट्रॉम में। याद रखिएगा बच्चों, एंगस्ट्रॉम में। अब इसको क्या कर लीजिए, 0.529 को आप कांस्टेंट मान लीजिए क्योंकि एक नंबर मिल गया, तो इसकी वैल्यू को हम a0 से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला मिला, यानी Rn = a0 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में, ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। ठीक है, या आप इसको स्मॉल a से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि a0 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर a0 की वैल्यू जो आपको मिली 0.529 मिली है। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, 2πe²/z अपॉन nh। अब n को देख लीजिए और z को देख लीजिए, तो ये यानी फॉर्मूला अल्टीमेटली बन जाएगा 2.188 × 10⁸ z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस में यूनिट है बच्चों, तो इसको याद कर लीजिए फॉर्मूला। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, यहां से अगर इसको और हम लोग डिस्क्राइब करें तो फॉर्मूला ये बनता है
दैट इज, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस ऑफ आर एच सी इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते जाइए जेड पे कैसे डिपेंड हो रहा है। वेलोसिटी का देखिए रिलेशन बच्चों, वेलोसिटी का रिलेशन क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। देखते जाइए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो आप जैसे दूर की ऑर्बिट में देखेंगे तो वेलोसिटी कम होगी, पास की ऑर्बिट में देखेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये मतलब हुआ आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते जाइए कि एटॉमिक नंबर जेड जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एच की वैल्यू हमने क्या पुट की है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, तो 1.09677 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर, या हम इसको पर मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मीटर में रखना पड़े, इसको चेंज करना पड़े तो कर सकते हैं। आर एच सी की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पुट की जा सकती है। इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों जूल में, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इन्होंने पूरा यहाँ पे दे रखा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और कभी आपको जूल से अर्ज में अगर प्रोवेंट करना पड़ेगा चेंज, तो आप याद रखिएगा 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होते हैं, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको याद होगा कुछ, यहाँ पर ऐसे प्लेट रखी जाती है ना, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास फोटोन पड़ते हैं, याद करिए, फोटॉन्स मतलब लाइट पड़ती है, जिसको हम लोग एच न्यू से दिखाते हैं। तो एच न्यू से दिखाने में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देखते थे कि इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और इस प्लेट की ओर जाते थे, मतलब निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और ये बच्चों पॉजिटिव प्लेट की ओर जाते थे, और जाने के बाद हम लोग इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट के कंप्लीट होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो अगर यहाँ आपने बल्ब लगाया होगा बच्चों, तो बल्ब आपको जलता मिला होगा। ये किसके प्रेजेंस में हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ है। तो सनलाइट में क्या आते हैं बच्चों, फोटोन आते हैं। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। ये एच न्यू एनर्जी क्या कर रही है, तो यहां से प्लेट से क्या करवा रही है, इलेक्ट्रॉन को निकलवा रही है। तो इलेक्ट्रॉन को जब निकलवाती है तो कुछ तो एनर्जी, मतलब जो आपने यहाँ टोटल एनर्जी एच न्यू यानी E इक्वल्स टू एच न्यू जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की, क्या हुआ, कुछ तो इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में खर्च हो गई और कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में खर्च हो गई। मतलब दो काम हुए, एक तो इसका वर्क फंक्शन है, इस प्लेट का वर्क फंक्शन बोलेंगे, जितनी एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में लगी वो वर्क फंक्शन के नाम से, और बाकी जब इलेक्ट्रॉन निकले तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिली है, डायरेक्ट फोटोन से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देखें, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। देखिए वर्क फंक्शन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्क फंक्शन क्या होता है, जितनी एनर्जी जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से निकलवाने में, उसको कहते हैं बच्चों वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जितनी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल आता है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो आपने एनर्जी और दी है उसका और भी तो प्रयोग है। थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रॉन तो निकला है, साथ में उन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कहां से आई, वो फोटोन के पास से आई। तो जो आपने फोटोन प्रोवाइड किया उसकी एनर्जी E है, उस फोटोन की एनर्जी E मतलब H इंटू न्यू है। अब H इंटू न्यू जो एनर्जी आपने खर्चा की वो क्या हुआ, कुछ तो वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी में खर्चा हो गया, और बाकी जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, पीईई है ना, शॉर्ट में कहेंगे इसको। तो पीईई में फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि जो एच न्यू एनर्जी आपने दी वो कैसे खर्चा हुई है, वो खर्चा हुई है ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या इसे हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से जानेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन किसके बराबर होता है। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन हम लोग अभी ने पढ़ा है कि H इंटू न्यू। न्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग रख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अपोजिट होती है वेवलेंथ के, ठीक है। तो वेवलेंथ की अपोजिट होती है तो लैम्डा रख सकते हो, और इसकी स्पीड को अगर डिनोट करना चाहें, भाई फोटोन है तो उसके अंदर स्पीड भी होगी। स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से चलता है ना, लाइट तो लाइट की स्पीड से चलेगी, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड से स्पीड चलती है। तो ये सी की स्पीड हो गई। तो हमारे पास फॉर्मूला बना E बराबर H इंटू न्यू, या अब H इंटू सी अपॉन लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा हो गया। ये याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो वेवलेंथ घट रही, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, याद रखिएगा।
तो इस प्रकार से अगर आपके पास एनर्जी मतलब एक फोटोन हो तो एनर्जी hc बाई लेमडा। अगर ऐसे ही बहुत सारे फोटोन आपके पास हो, अगर बहुत सारे फोटोन हो और उन फोटॉन्स का नंबर कैपिटल एन हो, तो क्या हो जाएगा, ये hc बाई लेमडा एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू hc बाई लेमडा आ जाएगा कि नहीं, तो n फोटॉन्स की एनर्जी हो जाएगा nhc बाई लेमडा। वहीं पर अगर हमारे पास एक मोल फोटोन हो, अब एक मोल फोटोन का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए भाई। यहां पर आप समझ रहे हैं ना, एक मोल अगर फोटोन होगा तो एक मोल फोटोन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक मोल फोटोन क्या होता है, तो एक मोल फोटोन का मतलब मैं बता देता हूं। आपके पास यहां पर होता है बच्चों, ये हो जाता है एवोगैड्रो नंबर अपॉन नंबर, है ना। तो एक मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर बाई नंबर इनटू ये रख देंगे n इंटू hc बाई लैम्डा, क्योंकि ये एक फोटोन की एनर्जी n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आएगा वो आएगा na अपॉन लैम्डा, na इंटू hc बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको ऑब्टेन हो गया, दैट इज na hc बाई लैम्डा, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन इस पे आपको मिल जाएगा कि वन मोल फोटोन पे तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा लगाने के लिए, है ना, आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा और हम भी लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है डिफरेंस इन एनर्जी। तो डिफरेंस इन एनर्जी निकालने के लिए क्या स्टेटमेंट दिया है, when electron changes its orbit then it absorb or emits definite amount of energy। अभी हमने बताया था कि कितनी एनर्जी निकालेगा, तो वो एनर्जी दोनों सेल के, जो भी सेल से मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ से सेकंड में जा रहा है, तो फोर्थ से सेकंड में जा रहा है तो यानी E4 माइनस E2 के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर अगर 4 से 2 में गया है तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मतलब एमिट करेगा, और अगर 2 से 4 में गया है तो एनर्जी क्या करेगा, टेक करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऑर्बिट को चेंज करता है तो वरना तो ये अब्सॉर्ब करेगा एमिट एनर्जी, या एमिट करेगा वो भी डेफिनेट अमाउंट में, तो उसके डिफरेंस के बराबर एनर्जी होनी ही चाहिए। और अगर इस डिफरेंस के बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी तो बच्चों इलेक्ट्रॉन भूल जाइए, अपनी ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। अगर इस डिफरेंस से आपने कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकता, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा, यहाँ पर देखिए डिफरेंस ऑफ एनर्जी को दिखाया गया डेल्टा ई से, बराबर हो जाएगा En2 माइनस En1। ये फाइनल एनर्जी हो गई, फाइनल जिसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये जिसमें पहले था ये प्रीवियस का हो गया, है ना, ये प्रीवियस एनर्जी हो गई और यहाँ पे ये फाइनल एनर्जी हो गई। तो एच न्यू, अब हम डेल्टा मतलब चेंज एनर्जी को कैसे दिखा सकते हैं, एच इंटू न्यू से, या हम न्यू की वैल्यू डाल सकते हैं तो एच सी बाई लेमडा हो जाएगा, या एक फॉर्मूला और हो सकता है इसका आर एच सी इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पर कहां से कहां जा रहा है तो आप देख लीजिए 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, इनिशियल माइनस फाइनल, है ना, ये आपका हो जाएगा इनिशियल एनर्जी लेवल, इनिशियल, और ये आपका हो जाएगा फाइनल एनर्जी लेवल, ठीक है, या फाइनल ऑर्बिट आप मान लेंगे। तो अब यहां पर एक फॉर्मूला हमें और बन जाता है, मिल जाता है, वो जैसे आपने एच सी बाई लेमडा रखा है तो एच सी बाई लेमडा में आप क्या कर सकते हो, हमने अभी बताया था आपको कि न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी वो होता है लेमडा के जस्ट अपोजिट। तो अगर लेमडा के जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, तो यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं दैट इज, ये आपको न्यू को अगर हम रखेंगे तो 1 बाई लेमडा रखेंगे, और 1 बाई लेमडा रखते ही हमारे पास ये जो होगा फॉर्मूला आ जाएगा आर इंटू जेड स्क्वायर, और आर इंटू जेड स्क्वायर होते ही भाई एस सी बाई लेमडा था, यहाँ पे देखिए बच्चों ये एस सी बाई लेमडा था, तो एस सी बाई लेमडा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, न्यू पुट कर दिया, और न्यू पुट होते ही ये कैंसिल हो जाएगा, ये इतना निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा केवल आर इंटू जेड स्क्वायर। तो आर इंटू जेड स्क्वायर बचा, और 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये वेव नंबर का फॉर्मूला आ गया। तो आपसे वेव नंबर अगर पूछा जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, तो उसका फॉर्मूला आप हंसी खुशी बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कि एनर्जी ऑफ शेल और ऑर्बिट इंक्रीज करती है फर्स्ट से लेके इनफाइनाइट ऑर्बिट तक। ये आपको पता होगा, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, किनारे किनारे ऑर्बिट्स पाई जाती हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो जितना ज्यादा आप न्यूक्लियस से दूर चलते जाओगे, जितना दूर चलते जाओगे, ये सब एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो एनर्जी ऑफ शेल बोले या ऑर्बिट बोले, ऑलवेज इंक्रीजेस, फर्स्ट से लेकर के इनफाइनाइट एनर्जी तक ये बढ़ता ही चलता जाता। तो ये क्रम याद कर लीजिए, E1 का सबसे कम होगा, E2 का उससे ज्यादा, E3 का उससे ज्यादा, फिर इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से डिफरेंस हम नाप लेते हैं बच्चों। तो ये बताइए पहले
एनर्जी लेवल यहाँ देखिए E1 और E2 पास पास है, तो E1 E2 का कम होगा और E1 E3 का ज्यादा होगा, है ना। उसके बाद E1 E4 का और ज्यादा हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस, उसके बाद E1 और E5 का और ज्यादा होगा, E1 E6 का उससे ज्यादा होगा। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्बिट इंक्रीज करती है। अगर डिफरेंस आप देखते जाओगे तो ये इंक्रीजेस दिखेगा। देखिए सबसे कम किसका है, 2 and 1 का, फिर 3 and 1 का, फिर 4 and 1 का, ऐसे करते करते आप लास्ट ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का डिफरेंस देख लोगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम हमको बनाना है, तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास, यहां देख लीजिए ये आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में इधर किनारे बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका Z होता है =1। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिमूव करना है बच्चों, आइसोलेटेड गैसेस एटम है ये हाइड्रोजन का, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो जितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव कर दोगे तो अब ये एटम एटम तो रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आयन में। तो मतलब जितनी एनर्जी आपने लगाई है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलवाने में, दिस एनर्जी इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल करके आप कहां भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हम इनफाइनाइट लेवल पे भेज दे रहे हैं कुल मिलाकर के। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हम इनफाइनाइट लेवल में भेज रहे हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो हम भेज कहां रहे हैं, फाइनल ऑर्बिट क्या है हमारी, कुल मिला के हम कह रहे हैं यहां पर इनफाइनाइट। और कहां से भेज रहे हैं, ये n=1 ऑर्बिट से भेज रहे हैं, तो इनिशियल ऑर्बिट 1 है। अब फाइनाइट एनर्जी का जो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होता है उसका एनर्जी कितना होता है, 0। माइनस कर लिया और एनर्जी को हम लोग माइनस में लिखते हैं, तो माइनस =RHc/Z²/N1²। ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का RHc/Z²/N1²। इसको याद कर लीजिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन कितना होता है, N1=1 रखोगे, Z=1 रखोगे, तो यहां से आप जब ये 1 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आपस में कैंसिल करेंगे, बचा आपके पास RHc की वैल्यू होती है 13 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप यहाँ पे रख दोगे वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, जिसके बाद आपका ये जूल में कन्वर्ट होगा, दैट इज 2.1 × 10⁻18 जूल। ये आपको याद करना है। चलिए अब नई बात आ जाती है, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो स्पेक्ट्रम के बारे में पहले जानिए। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, स्पेक्ट्रल लाइन का। और स्पेक्ट्रल लाइन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत आती हैं, ये याद कर लीजिए। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है एक प्रकार का क्या है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन के कॉम्बिनेशन में दिखती है। स्पेक्ट्रल लाइन का कॉम्बिनेशन हमें स्पेक्ट्रम दिखाता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रल लाइन का कॉम्बिनेशन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को कैसे चेंज कर सकता है बच्चों, बताइए। कई बार हम लोग बोल चुके हैं, वरना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में चला जाएगा, वरना एनर्जी को इमिट करेगा, और एनर्जी को इमिट करने के बाद हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो इसके आधार पे दो प्रकार के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हमारे पास मिल जाएंगे। पहला हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें एनर्जी को लेकर के अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी को छोड़ करके, लॉस करके लोअर एनर्जी में आ जाएगा। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हमारे पास हैं। बोथ द स्पेक्ट्रम आर ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम हो, ये 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं या रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के, पहला है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से जाते हैं, इसमें हम एटम्स के लिए ड्रॉ करते हैं। दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम, या इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, नाम से काफी है कि इसको मॉलिक्यूल्स के लिए ड्रॉ किया जाता है। और तीसरा होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको बल्क में दिखाने के लिए शो करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इसे हमें पढ़ना है। इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, वायलेट मर्ज इनटू ब्लू, ब्लू मर्ज कर जाता है ग्रीन में, और ऐसा ही चलता रहता है।
जैसे कि रेनबो दिखता है आपके स्काई में। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का है, एनसीईआरटी का पॉइंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब ऑब्टेन्ड होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब ऑब्टेन्ड होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा? अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात ही अभी हमने की है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए बार बार फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है ही हाइड्रोजन के लिए। एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, एमिशन स्पेक्ट्रम तब मिलेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। क्लियर? चलिए अब स्पेक्ट्रम में हम स्पेक्ट्रम सीरीज देखने वाले हैं। तो व्हाट इज द सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन? तो यहाँ पर हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसकी Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हैज ओनली लाइमन सीरीज। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइमन सीरीज इसमें क्यों है? केवल लाइमन सीरीज बता रहा है कि हैज ओनली लाइमन सीरीज सिंस एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ एटॉमिक स्टेट में। एटॉमिक स्टेट मतलब Z की वैल्यू 1 ही होगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन ही अब्सॉर्ब करेगा और अब्सॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी में चला जाएगा। तो एमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम एनी ऑर्बिट, देयरफॉर इट इज हैव 5 सीरीज। अच्छा, एमिशन कहीं से भी हो सकता है बच्चों, देखिए एमिशन तो कहीं से भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है ना, तो यहां से भी आ सकता है, 5 से भी गिर सकता है, 4 से भी गिर सकता है ना, थर्ड से भी गिर सकता है, सेकंड से भी गिर करके आ सकता है, और यहाँ पर सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है। फर्स्ट वाली स्टेट को मतलब फर्स्ट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उसके लिए हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। तो चलिए हम देखते हैं स्पेक्ट्रम स्टेट में जो 5 सीरीजेस बनती है, 5 सीरीजेस के नाम देख लेते हैं। पहली सीरीज कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में हम लोग जो n की वैल्यू है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, लाइमन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं k, बामर के लिए l, पास्चन के लिए m, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो n1 बराबर 1 मतलब ये आपका k शेल है। यहां पर क्या हो गया भाई, ग्राउंड स्टेट के लिए k शेल लेते हैं, तो n1 बराबर 1 बोलो या k शेल बोलो। तो n2 में इलेक्ट्रॉन मतलब कहां से आ सकता है बच्चों? कहां से n1 में आ सकता है? ग्राउंड स्टेट में कहां से इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, 5 6 7 ऐसे ही। तो रेंज ये जो आपकी लाइमन सीरीज की रेंज है किस रीजन में दिखती है, ये पूछा जाता है। तो ये हमेशा आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगी बच्चों, याद कर लीजिए, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये देखने को मिलेगी लाइमन सीरीज। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि बामन सीरीज में क्या होता है। तो बाइमन सीरीज में बच्चों n1 की वैल्यू 2 है, n1 की वैल्यू 2 है। इसका मतलब यहां पर क्या बता रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो जंप होकर के एमिट होकर के आ रहा है, एनर्जी को एमिट करके, वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, और हम सेकंड ऑर्बिट को L लिखते हैं। तो जो सेकंड ऑर्बिट, यहाँ सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो जो कहां से आ सकता है, कहां से आ सकता है? हायर ऑर्बिट से आएगा। तो हायर ऑर्बिट क्या होगी, क्योंकि हमारे पास जिसमें आ रहा है वो लोअर ऑर्बिट सेकंड है, हायर ऑर्बिट क्या कहलाएगी? थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसकी रेंज देख लीजिए कहां पर दिखता है। ये स्पेक्ट्रम विजिबल होता है बच्चों, विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे पास जानिए कौन सा होता है? विबग्योर, याद कर लीजिए विबग्योर। और विबग्योर जब आप लिखते हो तो ऐसे वेवलेंथ का ये बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों, आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन शायद नीट में आ चुका है, देख लीजिएगा। फिजिक्स में पूछा गया कि केमिस्ट्री में पूछा गया कि बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम है जो इसमें दिखता है, आपका विजिबल होता है। तो ये बामर सीरीज हो जाएगी। उसके बाद थर्ड आती है आपका पास्चन सीरीज। अब तो कर लोगे, बताओ पास्चन सीरीज के लिए कौन सी शेल लोगे? n बराबर 3, इसे m शेल कहेंगे। और कहां से इसमें आ सकता है इलेक्ट्रॉन? 4 से हायर ऑर्बिट से आएगा, 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। और रेंज इसकी हो जाएगी बच्चों इंफ्रारेड। ये याद कर लीजिए, पहली अल्ट्रावायलेट और दूसरी विजिबल। उसके बाद जो भी स्पेक्ट्रल लाइन है सबकी सब इंफ्रारेड रीजन में आती है, क्योंकि रेड के बाद इंफ्रारेड ही आता है। तो पास्चन सीरीज हो गई। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज में n बराबर 4 हो जाएगा, शेल को n से रिप्रेजेंट करेंगे, जो n2 होगा 5 6 7 8 9 हो जाएगा, रेंज वही इंफ्रारेड हो जाएगा। फॉर्मूला अच्छा वही चलता चला जाएगा आपका हायर ऑर्बिट का। ठीक है, उसके बाद आइए ब्रैकेट के बाद आती है आपकी फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज में क्या होगा? n1 बराबर 5 हो जाएगा, n की जगह हम लोग n के बाद आपका O शेल आ जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 7 8 9, और रेंज आपकी जाएगी इंफ्रारेड रीजन में। फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r 1 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आता है, आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में हेल्प करेगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट।
अगर n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में जा रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालोगे, ये निकाली जाएंगी इस तरीके से। कितनी लाइंस मिलेंगी, n2 माइनस n1 करिए, फिर क्या करिए n2 माइनस n1 प्लस 1 करिए और अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है 5 से 5th ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में आ रहा है। क्लियर है, 5th ऑर्बिट से कहां पर आ रहा है, 1 ऑर्बिट में आ रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, तो कितनी हमें लाइंस मिल सकती है, तो नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला जो है लगाइए। नंबर ऑफ लाइन का n2 की जगह डालिए 5, n1 की जगह डालिए 1, तो 5 माइनस 1, अगले में डालिए n2 की जगह 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अपॉन का 2 कर दीजिए। ठीक है, ये प्लस 1 ये माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, और कैंसिल करने के बाद ये 5 माइनस 1 बनेगा 4, और यहां पर ये बन जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। 4 5 हो जाता है 20, 20/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 10 लाइंस। तो आपके पास 10 लाइनें देखने को मिलेंगी। अब 10 लाइनें कैसी होंगी मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रल लाइन बनाइए, ये आपका कहां से आ रहा है, n बराबर 1, ये हो जाएगा आपका n बराबर 2, ये हो जाएगा n बराबर 3, ये हो जाएगा बच्चों n बराबर 4, और ये हो जाएगा n बराबर 5। ठीक है, तो एक लाइन तो ये हो गई, देखिए मैं बना देता हूं। एक लाइन तो ये हो गई कि आपका डायरेक्ट यहां से आ सकता है, दैट इज 5 से 4 में आएगा। फिर क्या हो सकता है बच्चों, 5 से सीधे 3 में आएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो सकता है, 5 से सेकंड में आ सकता है, तो ये हो सकता है। फिर 5 से लेकर के फर्स्ट में आ सकता है। ये पेजेस का डिफरेंस हो गया। देखिए कितनी लाइनें, 5 लाइनें तो ये हो गई, 5 लाइनें ये हो गई, और 5 ही लाइनों का डिफरेंस और मानिए कि सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है, फिर थर्ड से सेकंड में आ सकता है, फिर फोर्थ से थर्ड में आ सकता है, फिर 5 से फोर्थ में भी तो आएगा। तो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे, तो 5 इस तरीके की और लाइन बन जाएंगी। सॉरी, जो कैलकुलेटिव हमने की है वो 10 लाइंस है। अगर 5 से 1 में आता है तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला वही है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 और अपॉन में 2 कर दीजिए, सबके लिए आप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है, तो यहां तक हम लोग ने स्पेक्ट्रम खत्म कर लिया। अब ये दूसरा पार्ट हमारे पास शुरू हो जाता है, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बच्चों 4th लेक्चर में करने जा रहे हैं, तो 4th लेक्चर में का इंतजार करिए। तब तक इतना आप लोग करके रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।